आप देख रहे हैं खबर दोपहर। नमस्कार, मैं हूं प्रीति सिंह। शुरुआत मुख्य समाचारों के साथ। सरकार विरोध के नाम पर लगातार दुष्प्रचार चलाना ही कुछ लोगों का काम। ब्लॉग के जरिए वित्त मंत्री ने कांग्रेस और सरकार के आलोचकों पर किए तीखे वार। कहा, बोलने की आजादी और आलोचना का अधिकार लोकतंत्र के अहम तत्व हैं, लेकिन झूठ फैलाना और संस्थागत विनाश नहीं। कर्ज माफी किसानों की समस्या का स्थायी समाधान नहीं। हैदराबाद में एग्री विजन 2019 कॉन्फ्रेंस में उपराष्ट्रपति का संबोधन। कहा, कृषि क्षेत्र की चुनौतियों से निपटने के लिए दीर्घकालिक योजना लागू करने की जरूरत। गांधीनगर में वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल ट्रेड शो का आज उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अहमदाबाद में सरदार वल्लभ भाई पटेल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज और रिसर्च राष्ट्र को करेंगे समर्पित। 9वें वाइब्रेंट गुजरात समिट का कल होगा शुभारंभ। पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पंजाब में 8 ठिकानों पर एनआईए की छापेमारी। आईएसआईएस से प्रेरित समूह के खिलाफ जारी जांच के सिलसिले में कार्रवाई। दिल्ली और उत्तर प्रदेश में छापेमारी कर बीते साल 26 दिसंबर को जांच एजेंसी ने आतंकी मॉड्यूल का किया था भंडाफोड़। उत्सर्जन से जुड़े मामले में कार निर्माता कंपनी फॉक्सवैगन पर एनजीटी ने लगाया जुर्माना। शुक्रवार शाम 5 बजे तक 100 करोड़ रुपए जमा कराने का आदेश। जुर्माना नहीं जमा करने की स्थिति में कंपनी के प्रबंध निदेशक को गिरफ्तार करने और कंपनी की भारत में मौजूद संपत्ति को जब्त करने का आदेश। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने अपने ब्लॉग के जरिए कांग्रेस और सरकार के आलोचकों पर तीखे वार किए हैं। उन्होंने राफेल से लेकर जज लोया केस और सुप्रीम कोर्ट के जजों की प्रेस कॉन्फ्रेंस के नाम पर सरकार पर सवाल उठाने वालों को आड़े हाथों लिया। वित्त मंत्री ने कहा कि कुछ लोग स्वार्थ के कारण एनडीए सरकार की सत्ता में वापसी नहीं चाहते हैं और ऐसे लोग सरकार के खिलाफ लगातार दुष्प्रचार कर रहे हैं। उन्होंने लिखा कि ये लगातार आलोचना करने वाले लोग सरकार के हर उस प्रस्ताव में जो लोगों के विकास के लिए है कुछ कमियां ढूंढते रहते हैं, चाहे वो 10% आरक्षण देने की बात हो, आधार, नोटबंदी, जीएसटी, सीबीआई विवाद, आरबीआई और सरकार के संबंध, राफेल फाइटर एयरक्राफ्ट और बिना किसी मुद्दे के सुप्रीम कोर्ट ही हो या फिर जज लोया केस हो। जज लोया केस पर फैसले की आलोचना करने वालों को भी अरुण जेटली ने आड़े हाथों लिया है। उन्होंने कहा कि जब जस्टिस चंद्रचूड़ की बेंच ने इस पर फैसला सुनाया तो लोगों ने सोशल मीडिया पर उनकी आलोचना की। कल्पना कीजिए, अगर ये फैसला तत्कालीन चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा ने दिया होता तो क्या करते। वित्त मंत्री ने 4 जजों के प्रेस कॉन्फ्रेंस की घटना को भी दुर्भाग्यपूर्ण बताया। राफेल मुद्दे पर उन्होंने कहा कि संसद से सड़क तक कांग्रेस ने झूठा और सरकार की छवि पर चोट पहुंचाने वाला दुष्प्रचार किया। संसद में डिबेट में वो हारे, लेकिन इसके बाद भी कांग्रेस के झूठ फैलाने का कारोबार जारी है। उन्होंने कहा कि बोलने की आजादी और आलोचना का अधिकार लोकतंत्र के महत्वपूर्ण तत्व हैं, लेकिन झूठ, तोड़फोड़ और संस्थागत विनाश नहीं है। कृषि को बेहतर, टिकाऊ और फायदेमंद बनाने के लिए नीति के जरिए कृषि में संरचनात्मक बदलाव की जरूरत है। हैदराबाद में एग्री विजन 2019 कॉन्फ्रेंस का शुभारंभ करते हुए उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने यह बात कही। उपराष्ट्रपति ने दीर्घकालिक ढांचागत परिवर्तन के जरिए कृषि क्षेत्र को मजबूत करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि किसानों की आजीविका का आधार मजबूत बनाने के लिए उन्हें अपने प्रयासों का विविधीकरण करने को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। उपराष्ट्रपति ने कहा कि कृषि उत्पादों में मूल्य संवर्धन की आवश्यकता को देखते हुए भारत में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग और बागवानी के विस्तार की व्यापक संभावनाएं हैं। उपराष्ट्रपति ने कहा कि किसानों के फसल कर्ज माफ करने से इस क्षेत्र की समस्याओं का स्थायी समाधान नहीं हो सकता। कृषि क्षेत्र की नई चुनौतियों से निपटने के लिए दीर्घकालिक योजना लागू करने की जरूरत है। People should try to guide others also. These things should be given focus, not the populistic things of temporary thing. Loan waiver is only temporary. You waive the loan this season, next season who will give you the loan? One has to understand, very serious matter. If somebody said, sir, are you against the loan waiver? I am not against. You want to waive everything? I have no problem if you have the capacity. You must have the capacity, na? You must have the wealth, na? Then only you can distribute. If there is no wealth, how do you distribute it? You will become a pauper.
So we have to think in terms of long-term connectivity, electricity, road, water, storage, go down, refrigerator system, refrigerator vans, good market system, timely credit. These are the challenges on one side. And then go for new varieties where you can increase production. And then which requires less water. You need to develop such varieties. उपराष्ट्रपति ने 2022 तक किसानों की आय दुगना करने पर जोर देते हुए कृषि क्षेत्र से जुड़ी चीजों के निर्यात की बात कही। उपराष्ट्रपति ने कहा कि भारत 2017-18 के दौरान 306.82 मिलियन टन के कुल वार्षिक फल और सब्जी उत्पादन के साथ दुनिया के एक अग्रणी बागवानी देश के रूप में उभरा है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि 21वीं सदी में खाद्य सुरक्षा के लिए प्रमुख चुनौतियों में से एक न केवल उत्पादकता में सुधार है बल्कि फसलों के विकास के माध्यम से स्थिरता भी है। That is also an important thing to vast majority of Indians, including farmers. Indian food industry is poised to make a rapid stride by increasing its contribution to world food trade, particularly in the food processing industry. In view of the huge potential for food processing sector, plays a critical role in improving agrarian economy, raising farm incomes, reducing wastages, ensuring value addition, promoting crop diversification, generating employment opportunities, as well as export earnings. This sector needs to be focused more. The Indian food and grocery market is the world's 6th largest, while retail contributing 70% of the sales. The Indian food processing industry accounts for 32% of the country's total food market. One of the largest industries in India, it contributes around 8.80 and 8.39% of the gross value added GVA in manufacturing and agriculture respectively. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से 3 दिवसीय गुजरात के दौरे पर रहेंगे। वो वाइब्रेंट गुजरात वैश्विक सम्मेलन के 9वें संस्करण का उद्घाटन करेंगे। सम्मेलन का आयोजन गांधीनगर में 18 से 20 जनवरी तक किया जा रहा है। प्रधानमंत्री 17 से 19 जनवरी तक अपनी इस यात्रा के दौरान संघ शासित प्रदेश दादर और नागर हवेली की राजधानी सिलवासा भी जाएंगे। गुजरात यात्रा के पहले दिन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाइब्रेंट गुजरात वैश्विक व्यापार प्रदर्शनी का उद्घाटन करेंगे। दोपहर के वक्त अहमदाबाद में नए अस्पताल का उद्घाटन करेंगे और शाम को साबरमती नदी के तट पर प्रधानमंत्री एक शॉपिंग मेले का भी उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री 18 जनवरी को 3 दिन के सम्मेलन का शुभारंभ करेंगे और उसी दिन दोपहर के वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विभिन्न देशों के राष्ट्र प्रमुखों के साथ अलग अलग बैठकें करेंगे। शिखर सम्मेलन में इस बार 5 देशों के प्रमुख 30,000 से ज्यादा राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि इसमें भाग ले रहे हैं। इनमें भारत और विदेशों से कई प्रमुख कंपनियों के सीईओ शामिल होंगे। वैश्विक कंपनियों में से BASF, DP वर्ल्ड, सुजुकी, वेनगार्ड और कुछ अन्य कंपनियों के शीर्ष अधिकारी इसमें भाग लेंगे। प्रधानमंत्री 19 जनवरी को हजीरा औद्योगिक क्षेत्र जाएंगे, जहां से वो सिलवासा जाएंगे और कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाइब्रेंट गुजरात समिट के बारे में ट्वीट करते हुए ये जानकारी दी है कि अगले 2 दिनों तक वो गुजरात में रहेंगे और इस दौरान विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होंगे, जिसमें वाइब्रेंट गुजरात समिट कार्यक्रम मुख्य है। उन्होंने कहा कि 2003 में शुरू हुए वाइब्रेंट गुजरात समिट ने राज्य में अधिक निवेश लाने और गुजरात की प्रगति को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। संसद का बजट सत्र 31 जनवरी से 13 फरवरी तक चलेगा। 10 बैठकों वाले इस सत्र की शुरुआत 31 जनवरी को सेंट्रल हॉल में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में राष्ट्रपति के अभिभाषण से होगी। इसके बाद राष्ट्रपति के अभिभाषण की प्रति को राज्यसभा में सदन के पटल पर रखा जाएगा। 1 फरवरी को लोकसभा में अंतरिम बजट पेश किया जाएगा। केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली 1 फरवरी को 2019-20 का अंतरिम बजट पेश करेंगे। आमतौर पर बजट सत्र 2 चरणों में बुलाया जाता है, लेकिन इस साल अप्रैल मई में लोकसभा चुनाव होने हैं, लिहाजा मौजूदा लोकसभा का ये आखिरी सत्र होगा। इस वजह से अंतरिम बजट पेश किया जाएगा। केंद्र सरकार ने BPCL की नुमालीगढ़ रिफाइनरी के विस्तार योजना को मंजूरी दे दी है। इसके लिए 22,594 करोड़ रुपए की विस्तार योजना को मंजूरी दी गई। साथ ही एक्सिम बैंक में नई पूंजी लगाने के लिए सरकार 6,000 करोड़ रुपए के पुनर्पूंजीकरण बॉन्ड जारी करेगी।
केंद्रीय कैबिनेट ने बीपीसीएल की नुमालीगढ़ रिफाइनरी के विस्तार योजना को मंजूरी दे दी है। कैबिनेट ने नुमालीगढ़ रिफाइनरी के 22,594 करोड़ रुपए की विस्तार योजना को मंजूरी दी है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कैबिनेट में हुए अहम फैसलों की जानकारी देते हुए कहा कि विस्तार योजना में पारादीप से नुमालीगढ़ तक कच्चे तेल की पाइपलाइन और नुमालीगढ़ से सिलीगुड़ी तक उत्पादन पाइपलाइन बिछाना शामिल है। रिफाइनरी की क्षमता 3 मिलियन टन से बढ़ाकर 9 मिलियन टन तक की जाएगी। इस प्रोजेक्ट के 4 साल में पूरा होने की उम्मीद है। क्षमता बढ़ने से उत्तर पूर्व की कच्चे तेल की जरूरतों को पूरा किया जा सकेगा, जिससे वहां विकास की रफ्तार को गति मिलेगी। नुमालीगढ़ रिफाइनरी आसाम की क्षमता में लगभग 22,594 करोड़ 22,594 करोड़ की लागत से ये प्रोजेक्ट अगले 4 वर्षों में पूरा किया जाएगा। इसमें क्रूड ऑयल की पाइपलाइन पैराडीप से नुमालीगढ़ भी लगेगी और जो फिनिश प्रोडक्ट है उसकी पाइपलाइन नुमालीगढ़ से सिलीगुड़ी तक। और राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज प्रयागराज के दौरे पर हैं और इस वक्त वो लोगों को संबोधित कर रहे हैं। आइए आपको सीधा लिए चलते हैं। हम संगम और गंगा का पूजन करने के लिए यहाँ पर आए थे और जब कहते हैं ऐसी मान्यता है शास्त्रों की कि मोक्षदायिनी गंगा या मोक्षदायिनी ये संगम को पार करने में और उसका नाम दिया है बैतरणी। कहते हैं उस बैतरणी को पार करने में आपको कई जन्म लग जाते हैं। तो मुझे इस बात की प्रसन्नता हुई कि मैं कम से कम साक्षात जो मोक्षदायिनी है गंगा उसको पार करने में मुझे 1.25 घंटा ही लगा। लेकिन ये दृश्य है, ये अदृश्य की नहीं। वो बैतरणी जो है वो अदृश्य, उसकी मैं तुलना यहाँ से नहीं कर रहा हूँ, लेकिन एक कल्पना भाव आया। लेकिन मैं इस विलंब के लिए मैं आप सब लोगों से क्षमा भी चाहूँगा। और ये सच में जब मैंने रिकॉर्ड देखा तो इसको मुझे अपना सौभाग्य मुझे नज़र आता है कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के बाद में मेरे आने का यहाँ पर सौभाग्य मुझे इस महाकुंभ में मिला। और ये सुख बैतरणी जो है वो अदृश्य है, उसकी मैं तुलना यहाँ से नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं इस विलंब के लिए मैं आप सब लोगों से क्षमा भी चाहूँगा। और ये सच में जब मैंने रिकॉर्ड देखा तो इसको मुझे अपना सौभाग्य मुझे नजर आता है कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के बाद में मेरे आने का यहाँ पर सौभाग्य मुझे इस महाकुंभ में मिला। और ये सुखद संयोग है कि कुंभ के आयोजन के साथ हम महात्मा गांधी जी की 150वीं जयंती भी सेलिब्रेट कर रहे हैं। बापू के इस 150वीं जयंती वर्ष के इस कार्यक्रम में कुंभ परिसर में भी आयोजित करने के लिए परिवार, परमार्थ निकेतन, अर्जन सेवक संघ, ग्लोबल इंटरफेथ पास अलायंस एवं गंगा एक्शन परिवार के सभी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को मैं बधाई देता हूँ। और सचमुच में मैं इसको देख रहा था कि ये 4 संस्थाओं ने मिलकर के इस कार्यक्रम को आयोजित किया और कुंभ की भी कल्पना जो है वो एक मिलन की है, एक बहुत बड़े पैमाने पर वो भी एक मिलन है। कुंभ सबसे जो बड़ा जिसको कहा जाता है, अंग्रेजी में कहते हैं कि दिस इज द बिगेस्ट कांग्रीगेशन ऑफ ह्यूमैनिटी इन द वर्ल्ड, बिगेस्ट। और अभी तो लोग इस पर कुछ रिसर्च कर रहे हैं कि आखिर हिंदुस्तान में इतनी बड़ी संख्या जब आती है तो ये इसको मैनेज आपको नहीं करना पड़ता, ये अनमैनेज्ड भी नहीं होती है,
लेकिन ना चाहते हुए भी मैंने अपने आप को इतने स्वयं जिसको कहते हैं सेल्फ डिटर्मिनेशन एंड सेल्फ डिसिप्लिन होते हैं कि वो किसी प्रकार की किसी को बाधा नहीं हो सकती। एक जो मीडिया की खबरें आई 2 दिन में देख रहा था मकर संक्रांति के दूसरे दिन कि यहाँ जो पहला स्नान हुआ उसमें लगभग 2 से और 2.25 करोड़ लगभग श्रद्धालुओं का यहाँ पर आना होगा, एक बहुत बड़ी बात। और अभी तो 3 प्रमुख होने वाले हैं, 3 प्रमुख पर्व, और आखिरी जो हमारा पर्व होगा जाकर के वो शिवरात्रि को संपन्न होगा 4 मार्च को। और उस प्रकार से कई पर्व, और ये 40 दिनों का जो अंतराल चलेगा, और यदि इसकी संख्या मिनिमम भी यदि हम रखें कि 1 लाख इन पर्वों के अलावा, पर्वों में तो 2 से 2.5 करोड़ हो सकते हैं, लेकिन इनके अलावा यदि एक दिन का भी एवरेज हम निकालें तो 40 दिनों का कम से कम 40 लाख तो यही हो जाता है। बहुत बड़ी संख्या है। और ये एक वाकई में ये अपने आप आस्था का, राज्यपाल महोदय कह रहे थे कि ये कुंभ जो है वो एक आस्था का चुंबक है जो लोगों को खींच लाता है, ना चाहते हुए भी लोगों को लगता है नहीं हम चलना है, और आते हैं, संगम में स्नान करते हैं और वापस चले जाते हैं। मुझे लगता है कि ये जो एक सचमुच में पूरे विश्व के लिए एक अनूठा आयोजन है और आकर्षण का केंद्र बन गया। ये जब संख्या की बात आ रही थी, जब मैं सुबह भ्रमण कर रहा था, संगम तक पहुंचा बोट के माध्यम से, तो मैंने कहा कि मीडिया की खबरों के मुताबिक 2 से 2.25 करोड़ की संख्या तो उन्होंने इंसानों की बताई है, लेकिन उनकी संख्या तो कितनी होगी, अनगिनत संख्या, जो पक्षी आते हैं साइबेरिया से, और वो भी इसी मौके पर आते हैं। अभी मुझे बताया गया कि फरवरी के अंत में 15 मार्च के आसपास ये सब चले जाएंगे, वापस चले जाएंगे। तो कहीं ना कहीं ये बात लगती तो है, शायद वो कह नहीं सकते और हम शायद उतना समझ नहीं सकते, लेकिन कहीं न कहीं एक प्रगाढ़ संबंध है और उसकी भी गिनती होनी चाहिए। अर्थात यहाँ पर न केवल इंसान आते हैं बल्कि पक्षी भी आते हैं। और कहावत तो ये, अभी मैं न्यूज़पेपर में पढ़ रहा था, ये मेरी अपनी कोई धारणा नहीं है, न्यूज़पेपर में वो कहते हैं कि पहला दिन जो होता है मकर संक्रांति का, पहला कुंभ का जो स्नान होता है, उसमें यहाँ पर देवी देवता भी स्नान करने के लिए आते हैं, ऐसी मान्यता है। और इसीलिए शायद उस दिन बड़ी संख्या में लोगों का यहाँ आना होता है। वास्तव में कुंभ सिर्फ एक आयोजन मात्र नहीं है, कुंभ हमारी हजारों वर्ष पुरानी सांस्कृतिक परिपाटी का जीवंत प्रमाण है। कुंभ का आयोजन अनेक लोगों के लिए शोध का विषय है। जैसा कि मैंने अभी निवेदन किया कि दुनिया भर के विभिन्न मत, पंथ, संप्रदाय को मानने वाले, विभिन्न आयु वर्ग के लोग, अनेक भाषा बोलने वाले, अमीर गरीब सभी लोग बिना किसी भेदभाव के शांतिपूर्ण तरीके से इस बृहद आयोजन के समान रूप से साक्षी बनते हैं। वास्तव में सबकी समान स्वीकार्यता का दर्शन ही भारत की विशेषता है और सबको आत्मसात करने की वसुधैव कुटुंबकम के महान आदर्श का परिचायक है। यही भावना भारत को एक सूत्र में बांधे रखता है। शांति और बंधुत्व का यही उदाहरण विश्व को भारत की अनमोल देन है। गांधी फॉर यूथ एंड गांधी फॉर ऑल का कुंभ के अवसर पर आयोजन एक सराहनीय कार्य है। हम सब लोग जानते हैं कि महात्मा गांधी जी ने सन 1932 में एक संस्था का गठन किया था, हरिजन सेवक संघ, और उसका प्रमुख जो उद्देश्य था स्वच्छता और समाज से अस्पृश्यता का निवारण, तो उनके प्रमुख थे। और उस दिशा में हम बहुत आगे बढ़े और ये जो 150वीं जयंती वर्ष है उसमें बापू का जो एक सपना और महान कार्य है उसको आगे बढ़ाने का आज हमारा समय आ गया है कि हम इसका संकल्प लें और इसको आगे हम अनवरत इसके हम स्वच्छताग्राही बन करके इस मिशन को आगे हम चलाते रहेंगे। गांधी जी स्वच्छता पर बहुत ध्यान देते थे।
एक जगह में पढ़ रहा था, गांधी जी ने कभी कहा था कि यदि उनसे पूछा जाए कि प्रायोरिटी आप किसको देंगे, स्वाधीनता को देंगे अर्थात आजादी को देंगे या आप स्वच्छता के अभियान को, तो उन्होंने कहा था कि हमारे जो प्राथमिकता है वो स्वच्छता के अभियान को होगी। यहां तक उन्होंने कहा। उससे हम कल्पना कर सकते हैं कि गांधी जी के मन में इस स्वच्छता अभियान को लेकर के कितनी एक पीड़ा थी और उसको आगे उन्होंने बढ़ाने के लिए हर जो भी वो कर सकते थे किया। और कभी कभी तो लोग ये भी कहते हैं, आजकल मॉडर्न जमाने में कुछ लोग कहते हैं कि यदि आपको किसी के घर का यदि देखना है कि स्वच्छता कितनी है, आप उसके ड्राइंग रूम में जाइए, कोशिश करिए कि उसके टॉयलेट में जाइए। वहां आपको सच्चा उसका जो दर्शन है स्वच्छता के प्रति, वो कितना व्यक्ति आग्रही है, इसकी आपको एक कसौटी उसके शौचालय में मिलेगी। अनिवार्य हम सब लोग जानते हैं कि बापू ने जो स्वच्छता का अभियान चलाया, और सबसे बड़ी बात यह है स्वच्छता का किसी दूसरे को फायदा बाद में होगा, सबसे पहले अपने को होगा। स्वच्छता का संबंध हम सबके स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है। हम स्वस्थ रहेंगे तो परिवार स्वस्थ रहेगा, परिवार स्वस्थ रहेगा तो समाज स्वस्थ रहेगा, और समाज स्वस्थ रहेगा तो पूरा देश स्वस्थ रहेगा। पूर्ण नगरी प्रयाग की जनता की मैं सराहना करना चाहता हूं कि मैं देखता हूं कि मैं पिछले शायद मैं अक्टूबर के महीने में जिसका उल्लेख किया मुख्यमंत्री जी ने, मैं आया था यहाँ पर और उसकी एक आधारशिला इन कार्यों की हुई थी। लेकिन तब से लेकर के इस पूरे प्रयागराज की जो जनता है उनको भी असुविधा होती है। मेरे आने से तो होती है, मैं उसके प्रति संवेदनशील हूं, लेकिन जितने भी ये कुंभ का आयोजन होता है 40 दिनों तक, इसके पूर्व में जितना उनको भी असुविधा होती है, लेकिन उस असुविधा के उनको एक जो क्षण होता है वो सुखद क्षण होता है। वो इसको महसूस करते हैं और उनको लगता है कि शायद उनको अप्रत्यक्ष रूप में यदि आने वाले कुंभ के जो श्रद्धालु हैं उनको पुण्य मिल रहा है तो उसका कुछ न कुछ उसका हिस्सा हमें भी मिलेगा इस असुविधा में। और इस प्रकार जो प्रयागवासी उनका जो विशाल हृदय है उसके लिए मैं उन सबकी सराहना करता हूं। कुंभ के विराट आयोजन को सफल बनाने के लिए मुख्यमंत्री जी का प्रयास है, लेकिन इसका जो मार्गदर्शन, सतत मार्गदर्शन मिलता रहता है वो हमारे राज्यपाल श्री राम नाईक जी के द्वारा मिलता रहा। मुख्यमंत्री जी की जो परिकल्पना और उत्तर प्रदेश सरकार के विभिन्न विभागों के कठिन परिश्रम से ही कुंभ का ये भव्य स्वरूप हम सबके सामने है। अंत में मैं कुंभ के विश्व मंगल और शांति का संदेश जन जन तक पहुंचे, इसी कामना के साथ पुनः यहाँ पधारने वाले सभी श्रद्धालुओं को इस पावन उत्सव की शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। तो सीधी तस्वीर आप प्रयागराज से देख रहे थे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज प्रयागराज कुंभ के दौरे पर हैं और राष्ट्रपति ने इस दौरान कुंभ में संगम तट पर विधिवत तरीके से पूजा अर्चना की और इस वक्त गांधी विचार पुनरुत्थान सम्मेलन में शिरकत कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कुंभ आस्था का महान पर्व है और कई लोगों के लिए शोध का विषय है। ये हमारी हजारों वर्ष पुरानी जीवन परिपाटी को दिखाता है कि भारत वसुधैव कुटुंबकम को मानने वाला देश है। आइए कुछ और खबरों का रुख करते हैं। एनआईए ने आतंकवादी संगठन आईएस से प्रेरित समूह के खिलाफ अपनी जांच को आगे बढ़ाते हुए पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पंजाब में 8 जगहों पर छापे मारे हैं। जांच एजेंसी ने 12 जनवरी को हापुड़ से मोहम्मद अबसार को गिरफ्तार किया था। गिरफ्तार संदिग्धों पर आरोप है कि ये समूह दिल्ली और उत्तर भारत में आत्मघाती हमले और धमाके करने की योजना बना रहा था। एजेंसी ने पिछले साल 26 दिसंबर से लेकर अब तक इस संबंध में 12 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से हथियार और संदिग्ध दस्तावेज जब्त किए गए हैं। एनजीटी ने उत्सर्जन से जुड़े मामले में गुरुवार को कार निर्माता कंपनी फॉक्सवैगन से शुक्रवार शाम 5 बजे तक 100 करोड़ रुपए जमा करने के लिए कहा है। साथ ही कहा है कि ऐसा नहीं करने पर कंपनी के प्रबंध निदेशक को गिरफ्तार कर लिया जाएगा और कंपनी भी भारत में मौजूद संपत्ति को भी जब्त कर लिया जाएगा।
महात्मा गांधी के 150वें जयंती वर्ष के मौके पर गुजरात के भावनगर में मनार से शुरू पदयात्रा का आज दूसरा दिन था। इस दौरान केंद्रीय मंत्री मनसुख लाल मांडविया ने गांधी मूल्यों पर बनी शिक्षा शालाओं का दौरा किया। उन्होंने कहा कि गांधी जी के विचारों में मौजूदा विश्व की समस्याओं का हल है। गुरुवार को डिहोर पहुंचे कथावाचक मुरारी बापू ने भी यात्रा को गांधी मूल्यों को स्थापित करने में मदद करने वाला बताया। 150 किलोमीटर लंबी इस पदयात्रा के दूसरे दिन की शुरुआत भावनगर के बेला से हुई। मेरा उद्देश्य गांधी जी के मूल्यों के और युवा लोगों की नजर बने, या तो युवा यूथ गांधी जी को समझे। मुझे खुशी हो रही है कि 2 दिन में सारे राज्य में से 2 से 3 हजार युवा लोग मेरे साथ चलने के लिए आ चुके हैं। वाराणसी में होने वाले प्रवासी भारतीय सम्मेलन में उत्तर प्रदेश सरकार ने काशी आतिथ्य के नाम से एक खास व्यवस्था की है। इस व्यवस्था के तहत काशी के निवासियों ने स्वैच्छिक तौर पर विदेश से आने वाले भारतीय लोगों को अपने निवास में ठहराने का इंतजाम किया है। इसके माध्यम से आगंतुक अतिथि स्थानीय संस्कृति से रूबरू हो पाएंगे। ये परिवार अपने घर पर ठहरने वाले अतिथियों के लिए गाइड का भी काम करेंगे। उन अतिथियों को काशी विश्वनाथ मंदिर के अलावा गंगा के किनारे आरती का दर्शन भी कराया जाएगा। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि 21 जनवरी से 3 दिनों तक चलने वाले प्रवासी भारतीय सम्मेलन के पहले दिन उत्तर प्रदेश मूल के प्रवासी भारतीय लोगों का अलग से सम्मेलन भी होगा। प्रवासी भारतीय सम्मेलन 2 साल में एक बार मनाया जाता है। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल के दौरान 2003 में शुरू किया गया था। इसमें दुनिया भर के सभी देशों में रह रहे प्रवासी भारतीय लोगों को भाग लेने की छूट दी जाती है। इस साल तकरीबन 5000 लोगों ने प्रवासी भारतीय सम्मेलन में शामिल होने के लिए पंजीकरण कराया है। जहाँ काशीवासी उमड़ घुमड़ कर कह रहे हैं कि वो आए तो हमारे घरों में रुकें, हम अतिथि देवो भव की परंपरा निभाना चाहते हैं, तो काशी के आतिथ्य की श्रेणी में काशीवासी जिन्होंने अपने नाम लिखा है कि हमारे घरों में लोग रहें, उनमें भी रहने का प्रबंध किया गया है। और बहुत ही ज़्यादा लगन से योगी जी स्वयं निगरानी करते हुए अपने अधिकारियों के माध्यम से इस प्रवासी भारतीय दिवस को मनवा रहे हैं। स्वाभाविक रूप से उत्तर प्रदेश के अंदर निवेश की जो संभावनाएं बन रही हैं, या उत्तर प्रदेश में विकास की जो योजनाओं को हम आगे बढ़ा रहे हैं, या टूरिज्म की दृष्टि से विगत 1.5-2 वर्ष के दौरान उत्तर प्रदेश ने जो एक लंबी छलांग लगाई है, इन सब के साथ जुड़ने के वे सभी उत्सुक हैं और इन कार्यक्रमों को उनके सामने प्रस्तुत करने और उनके अनुभव का लाभ इस अवसर पर लेने का भी हम लोग प्रयास करेंगे। और इसी के साथ फिलहाल खबर दोपहर में इतना ही। आप बने रहिए राज्यसभा टीवी के साथ। नमस्कार।